रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तो सुना आपने? जी हाँ, आज की वीडियो ऐसे ही बिल्कुल धमाकेदार होने वाली है। आज की वीडियो की खासियत है कि इसमें जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसका आंसर पूरे डिटेल से समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और विशेष रूप से जो इसमें क्वेश्चन के बारे में डिटेल बताया जाएगा उसको आप विशेष रूप से ध्यान से सुने। और आज का वीडियो में क्वेश्चन बहुत कठिन है और आप खुद अपने नॉलेज को चेक करिए कि आप कितना ट्राई कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, मंगला तेल कुआं स्थित है कहाँ पर? हरियाणा में, राजस्थान में, गोवा में, असम में। तो इसका आंसर है राजस्थान। मंगला तेल कुआं कहाँ पर है? राजस्थान में। अब देखिए इसके बारे में बता देता हूँ कि मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में स्थित है। 1 जनवरी 2004 में इन तेल क्षेत्रों की खोज की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में कृषि आधारित उद्योगों में से सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? चलिए, तो पहला नंबर 1 पर क्या है? सूती वस्त्र उद्योग। अब उसके बाद पूछ रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग को छोड़ दिया तो उसके बाद कौन सा आता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है आपका जूट उद्योग, सिल्क उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। ठीक, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, चीनी उद्योग। मतलब कि सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा उद्योग क्या है? सूती वस्त्र उद्योग। उसके बाद किसका नंबर आता है? चीनी का। अब ये देखिए उसका क्रम, सबसे बड़ा उद्योग क्या है? चीनी वस्त्र उद्योग। उसके बाद क्या आता है? नहीं सॉरी, सूती वस्त्र उद्योग। उसके बाद क्या आएगा? चीनी उद्योग। उसके बाद क्या आता है? जूट उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो कैसी होती है? वो संरचनात्मक कही जाती है, घर्षणात्मक कही जाती है, खुली कही जाती है, मौसमी? मतलब जो बेरोजगारी है वो किस प्रकार की है? तो भारत में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो मौसमी होती है। और मौसमी कैसे होती है? इसका मतलब देखिए क्या होता है। ठीक है, देखिए कि मौसम, भारत में जैसे जैसे मौसम परिवर्तित होता है उसी अनुसार रोज़गार मिलता भी है और रोज़गार छिन भी जाता है। तो छिन जाता है तो बेरोज़गारी की स्थिति आ जाती है। ठीक है, जैसे कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। कैसे कि देखिए जब काम का समय आता है, जब बुआई कटाई का समय आता है तो यहाँ पे मजदूरों को खूब काम मिलता है। ठीक, तो देखिए ये रोज़गार हो गया। और जैसे ही वो बुआई कटाई का समय होता चला जाता है वही मजदूर फिर से बेरोज़गार होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे मौसम बदलता है इनकी बेरोज़गारी बढ़ती और घटती रहती है। इसी को कहते हैं मौसमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जाते हैं। देखिए भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? भारत में ये जो ऑप्शन दिया है, भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? डिगबोई, चंद्रपुर, रानीगंज, कलपक्कम। तो इसका आंसर है डी, कलपक्कम। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है और कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी 1984 में। और किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। जबकि भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र के तारापुर केंद्र में। ठीक है, आज समझ में, देखिए विद्युत गृह पहला महाराष्ट्र के तारापुर में, और ये क्या है? परमाणु शक्ति का केंद्र पूछा है तो वो क्या है? कलपक्कम में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास, लद्दाख में गम्पास पाया जाता है तो गम्पास क्या होता है? बौद्ध विहार मंदिर है, या बकरी की प्रजाति होती है, या साल की किस्म होती है, या बौद्ध भिक्षु? मतलब गम्पास किसको कहते हैं? बौद्ध भिक्षु को, साल को, बकरी की प्रजाति को, या बौद्ध विहार मंदिर वगैरह को हम कहते हैं, बताना है आपको। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए। ठीक, कि लद्दाख में जो भी गम्पास पाए जाते हैं तो वहाँ गम्पास का मतलब होता है बौद्ध विहार तथा मंदिर। ठीक, यह विहार मंदिर तिब्बती शैली से निर्मित होते हैं, मतलब तिब्बत की शैली प्रदर्शित होती है। यहाँ पर भिक्षुओं के रहने के लिए निवास स्थान तथा पूजा गृह होता है। इसी को हम लोग लद्दाख में क्या कहते हैं? गम्पास। क्या कहते हैं? गम्पास। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। देखिए कोलकाता बंदरगाह पर में स्थित है। ठीक है,
कहाँ पर? गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी, हुगली नदी, भागीरथी नदी। कोलकाता बंदरगाह इसमें से किस नदी पर उपस्थित है? तो इसका आंसर है सी, ये कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर है। कहाँ पर है? हुगली नदी के तट पर, और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस बंदरगाह का प्रमुख पोताश्रय खिदिरपुर है। समुद्र तट पर स्थित इस पोताश्रय को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कोलकाता बंदरगाह को हम लोग किससे जानते हैं? डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस पर स्थित है? हिंद महासागर पे, अरब सागर पे, बंगाल की खाड़ी या चीन, दक्षिणी चीन सागर? ये आपको ऑप्शन है। चलिए, इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। देखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर है? अरब सागर में। इसमें द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36, और केवल 11 द्वीप पर ही मानव निवास करते हैं। तो वहाँ द्वीप है कितना? 36, और 36 में से 11 पर ही मानव निवास करते हैं। ठीक, यह द्वीप समूह प्रवाल द्वीप का उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो द्वीप समूह है ये प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा, ताप्ती, सतलज, साबरमती? चलिए, इसका आंसर है सी। क्या? भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इस बांध के पीछे गोविंद सागर झील है। ये जो एक प्रश्न में एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जा रही हैं, इस पे से भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। इस बांध के पीछे गोविंद सागर झील है। ठीक है, इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब राज्यों को फ़ायदा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सीएनजी आधारित वाहनों का सर्वप्रथम परिचालन कहाँ हुआ? भारत में जो गाड़ियाँ सीएनजी से चलती हैं ना, तो सबसे पहले कहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था? बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है बी। सबसे पहले सीएनजी का जो सीएनजी का वाहन चला था कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है ना, 1993 में सीएनजी आधारित वाहनों का सर्वप्रथम परिचालन दिल्ली में किया गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं? चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतपुर पक्षी विहार भारत के किस राज्य में? बहुत फेमस है, सुने होंगे आप लोग कि भरतपुर पक्षी विहार भारत के किस राज्य में है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में? ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। देखिए क्या है इसका आंसर? सी। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है। मतलब कि भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में पाया जाता है। किस ज़िले में? भरतपुर ज़िले में। ठीक है, और इसका एक नाम और है, केवलादेव घाना पक्षी विहार। ठीक, मतलब भरतपुर पक्षी विहार को केवलादेव घाना पक्षी विहार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब खुला था? भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब खुला था? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है 1854, 1869, 1907 और 1910। चलिए बताइए आप। चलिए देखिए, इसका आंसर होगा ए। ठीक, ये भारत में पहला सूती वस्त्र का पहला कारखाना खोला गया था 1854 में। ठीक, और कहाँ पे खोला गया था? कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई थी। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य से ये सफल नहीं हुई थी। 1854 में ही बॉम्बे में पहला सफल सूती मिल कारखाना स्टार्ट किया गया था। पहला स्टार्ट हुआ था कोलकाता में, लेकिन सफल नहीं हुआ। सफल कहाँ वाला हुआ? बॉम्बे में खोला गया, वो जा कर के सफल हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल की सीमा निम्न में से भारत के किस राज्य से मिलती है? मतलब कि नेपाल को जानते होंगे, भारत का पड़ोसी देश है। तो नेपाल की सीमा किसको टच करती है? अरुणाचल प्रदेश को, मणिपुर को, सिक्किम को या पंजाब को? चलिए इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है नेपाल की सीमा देखिए किसको टच करती है? सिक्किम को।
अब देखिए, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। भारत के बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्यों की सीमा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि केवल सिक्किम को ही नेपाल टच करता है, नहीं, नेपाल किसको टच करता है? बिहार को भी, उत्तराखंड को भी, उत्तर प्रदेश को भी, सिक्किम को भी, पश्चिम बंगाल को भी टच करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972, 1975, 1985, 1992। चलिए, इसका आंसर है ए, 1972 में। ठीक है, भारत में ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं हम लोग कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप पहले से जान गए होंगे। क्या? सी, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। ठीक, और देखिए, विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन है? रूस। उसके बाद कौन आता है? कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है भारत। तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है? किसका? रूस का, फिर कनाडा का, फिर चीन का, फिर अमेरिका का, फिर ब्राज़ील का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद आता है भारत का नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारी जाने वाली नदी चीन में किस नाम से जानी जाती है? मतलब कि भारत में जिस नदी को हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। उसी नदी को चीन में हम लोग क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं, अवांग कहते हैं, सांगपो कहते हैं, या तांगो कहते हैं। मतलब भारत में ब्रह्मपुत्र और चीन में उसी नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है ना, सी। भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारे जाने वाली नदी चीन मैंने तिब्बत में सांगपो या त्सांगपो नाम से जानी जाती है, और वही नदी बांग्लादेश में जमुना, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, महानदी पर, नर्मदा नदी पर। तो इसका आंसर होगा डी, कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अब इसके बारे में देखिए कि सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि सरदार सरोवर बांध से किन किन राज्यों को फायदा होता है। नेक्स्ट पर आ जाइए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत सरकार ने चलाया है। ये क्या चीज़ है? जल विद्युत शक्ति परियोजना है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, वन्य जंतु संरक्षण परियोजना है, नदी संयोजन परियोजना है, क्या है ये? तो चलिए, इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। अब देखिए क्या है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 4 लेन वाले राजमार्गों से जोड़ने वाली द्रुतगामी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। मतलब देश के जो 4 महानगर हैं उनको जोड़ने के लिए बनाई गई है। इसी का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ठीक, इस सड़क मार्ग की लंबाई 5846 किलोमीटर है और यह परियोजना 2001 से शुरू हुई और 2012 में पूरा हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य का सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलता? मतलब कि ये भारत के प्रदेश हैं, इसमें से किसकी सीमा बांग्लादेश को टच नहीं करती है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक, ए, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश को टच नहीं करती है। अब ये उसके बारे में है। ठीक है, ये देखिए पूरा डिटेल है इस आज की वीडियो का। ये सबसे प्लस पॉइंट है कि जो भी आप देखेंगे सारी चीज़ें, मतलब एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक से आपको कई सारे आंसर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं कि भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है? बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ। अब क्या चीज़ इसमें से नहीं मिलता है?
तो सी चीता। चीता भारत में विलुप्त प्राय, मतलब कि लगभग अब गायब ही हो गया है, ठीक है ना, लगभग ये गायब हो गया। भारत समेत एशिया के लगभग हर देश, ईरान को छोड़कर ये जानवर विलुप्त हो गया है, ठीक है। और वर्तमान में केवल अफ्रीका व ईरान में ही इनकी संख्या थोड़ा अधिक है। नेक्स्ट आइए प्रश्न पे, देखिए वेलाडिला खदान जानी जाती है किसके लिए? वेलाडिला खदान किसके लिए फेमस है? सोना के लिए, अभ्रक के लिए, लौह अयस्क या हीरा के लिए? तो इसका आंसर है, देखिए इसका आंसर है वेलाडिला खदान छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है और ये एशिया की बृहत्तम यांत्रिकी लौह अयस्क खान है, मतलब कि इसका आंसर होगा आपका लौह अयस्क, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? किस जिले में अभ्रक की सबसे बड़ी मेखला है? चलिए देखिए, ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, ठीक। अभ्रक सीट उत्पादन में विश्व में भारत को प्रथम स्थान है, मतलब कि सबसे ज़्यादा अभ्रक भारत में उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ से पूरे विश्व की लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। पूरे विश्व का 80% केवल इंडिया में होता है। भारत में अभ्रक की सबसे बड़ी मेखला हजारीबाग झारखंड, गया, मुंगेर बिहार जिले में पाई जाती है, ठीक है। अभ्रक का मुख्य रूप से उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट में देखिए, कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? ये तो आपने आंसर ही देख लिया, चलिए कोई बात नहीं। कौन सी नदी सबसे लंबी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी? देखिए, तो सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कौन सी है? देखिए, उपर्युक्त विकल्प के अनुसार, मतलब इस विकल्प में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है, ठीक है ना। देखिए, अब ये आपके अन्य सारे नदियों का दे दिया है। गोदावरी नदी की लंबाई इतनी है 1465, कृष्णा की 1401, महानदी की 851 और कावेरी की 800। ये चारों जो ऑप्शन है उसकी लंबाई आपको यहाँ पे दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक चांदी उत्पादक राज्य? मतलब भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चांदी होती है? ये आपका ऑप्शन है कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गोवा। आइए इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चांदी होती है। अब ये देख लीजिए, ये जो विकल्प दिया गया है, इन विकल्पों में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चांदी होती है, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा चांदी राजस्थान में उत्पन्न होती है, ठीक है। और कर्नाटक, उसके बाद दूसरे नंबर पे कर्नाटक, पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरे पे कर्नाटक, लेकिन इस विकल्प में सबसे अधिक कहाँ होता है? कर्नाटक, ठीक है ना। नेक्स्ट पर आ जाइए, कश्मीर को शेष भारत में जोड़ने वाला दर्रा कौन है? कश्मीर को शेष भारत, मतलब भारत से कौन जोड़ता है? नोट दर्रा, बनिहाल दर्रा, बोलन दर्रा या काराकोरम दर्रा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर है बनिहाल दर्रा। चलिए, ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है ना। भारत को कश्मीर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा, ठीक है ना। देखिए, ये आपके लिखा है कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा बनिहाल दर्रा है। यह दर्रा समुद्र तल से 2832 मीटर की ऊंचाई पर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और जवाहर सुरंग इसी में स्थित है, ठीक है। जबकि काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहा जाता है। नेक्स्ट पर आ जाइए, नैनीताल झील को स्कंद पुराण में किस नाम से जाना जाता है? नैनीताल झील को स्कंद पुराण में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, ऋषि सरोवर के नाम से। किसके नाम से? ऋषि सरोवर। अब इसके बारे में देख लीजिए, स्कंद पुराण में नैनीताल झील को ऋषि सरोवर कहा गया है क्योंकि यह झील 3 ऋषियों से संबंधित है, ठीक है। अत्रि, ठीक है, और कौन? पुलत्स्य और पुलाल। नेक्स्ट पर आ जाइए, प्रथम भूमिगत रेलवे निर्माण कहाँ हुआ था?
पहला भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, लंदन में या दुबई में? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर है सी। विश्व में सबसे पहले भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था लंदन में। ठीक है, इस भूमिगत रेलवे सेवा का प्रारंभ 10 जनवरी 1863 में किया गया था। ठीक है, आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 4, 6, 8, 9। चलिए, प्रश्न आज के वीडियो में बहुत अच्छे थे। अगर वीडियो में का प्रश्न आपको पसंद आया, ठीक है, इसमें जो मैटर पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक बात, हाँ, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, या आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देखिए, सारा इंग्लिश ग्रामर बेसिक से एडवांस लेवल तक, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सारा वीडियो पड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका आंसर है डी, कुल 9 डाक क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।